नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, हाल ही में हमने देखा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या के केस में दोषी पाए गए AG पेरारीवलन को जेल से रिलीज किया। इस पूरे मैटर में हमें ये भी देखने को मिला कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स को लेकर कुछ क्लैरिफिकेशंस दी। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स क्या क्या होती हैं, उनका क्या मतलब है, पूरा प्रोसेस क्या होता है, और साथ ही में देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ CRPC में भी इससे जुड़ी क्या क्या प्रोविजंस दी गई हैं, इन दोनों में अंतर क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। सो ये वीडियो कुछ विशेष होने वाली है। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। वेलकम टू स्टडी IQ वंस अगेन। एंड अगर आप मेरी वीडियोस की PPTs डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में वो सभी लोग जो कि किसी भी स्टेट जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एक अच्छा एडवोकेट बनना चाहते हैं, या फिर क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, आप सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। वो ये कि स्टडी IQ आपके लिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेकर आया है जिसमें सभी मेजर माइनर एक्ट्स को कवर किया गया है, साथ ही में लैंग्वेज को कवर किया गया है। टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या होता है। पार्डनिंग या फिर जो मर्सी पिटीशन की हम बात करते हैं, क्षमा याचिका की जो हम बात करते हैं, ये कहाँ आती है। देखिए, सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है कि किसी के ऊपर कोई केस या FIR दर्ज होती है, उसके बाद उसका ट्रायल चलता है। ट्रायल के बाद अगर उस व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो उसे यहाँ पर जजमेंट में पनिशमेंट दी जाती है। जब यहाँ पर मान लीजिए उसे कोई हीनियस क्राइम का दोषी पाया जाता है तो उसे डेथ सेंटेंस दी जाती है सेशंस कोर्ट के द्वारा। अब वो जो डेथ सेंटेंस दी जाती है वो तब तक लागू नहीं की जा सकती, यानी कि उसे तब तक फांसी पर नहीं चढ़ाया जाता जब तक हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्मेशन ना मिल जाए, यानी कि हाई कोर्ट उस डेथ सेंटेंस को जो कि सेशंस कोर्ट ने पास की है उस पर अपनी मोहर ना लगा दें। सो CRPC 366 कहता है कि भाई डेथ सेंटेंस अगर किसी केस में दी गई है तो हाई कोर्ट उस पर मोहर लगाएगा। मान लीजिए हाई कोर्ट ने भी अप्रूव कर दी डेथ सेंटेंस, तो उसके बाद स्पेशल लीव पिटीशन के द्वारा यहाँ पर क्या हो सकता है, स्पेशल लीव पिटीशन के द्वारा 136 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में आपने यहाँ पर अपील की, उसमें भी मान लीजिए किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सेंटेंस को जो है वो बाकायदा बनाए रखा, कंटिन्यू रखा। उसके बाद क्या आता है, 137 में आपके पास ऑप्शन है कि आप सुप्रीम कोर्ट में ही रिव्यू पिटीशन लगा सकते हो। ये रिव्यू पिटीशन SLP पर डिसीजन आने के 30 दिन के अंदर अंदर लगाई जाती है, एंड बिफोर द सेम बेंच विच हैड डिलीवर्ड द डिसीजन। सो जब आपका SLP में ये कोई डिसीजन आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी जो डेथ सेंटेंस दी गई है वो सही है, उसके बाद आप 30 दिन के अंदर अंदर रिव्यू पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उसी बेंच के सामने दोबारा लगा सकते हो। अब मान लो कि रिव्यू पिटीशन में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना माइंड चेंज नहीं किया और वही सेम डिसीजन रखा, उसके बाद भी आप यहाँ पर क्यूरेटिव पिटीशन लगा सकते हो। अब क्यूरेटिव पिटीशन जो है ना, ये एक जुडिशियल आप कह सकते हो इंटरवेंशन है, या यूँ कह सकते हो कि जुडिशियल इन्वेंशन है। किस तरह से, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हमें देखने को मिलता है, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा का ये 2002 का केस था, जहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस डिवाइस को लेकर आया। सो इस डिवाइस की क्रिएशन जो है, क्यूरेटिव पिटीशन की जब हम बात करते हैं तो ये कानून में कहीं ऐसा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक डिवाइस को यहाँ पर इन्वेंट किया है। जब भी कभी कोई क्यूरेटिव पिटीशन लगाई जाती है तो यहाँ पर एक प्री रिक्विजिट रहता है कि सीनियर एडवोकेट के द्वारा उसे सर्टिफाई किया जाता है, और ये अमूमन ऐसे केसेस में लगाई जाती है जहाँ पर वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस आपका हुआ हो। सो अगर ऐसा कोई है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का कोई वायलेशन हुआ तो क्यूरेटिव पिटीशन लगा दी जाती है। अब क्यूरेटिव पिटीशन में भी मान लीजिए जो सज़ा है वो बरकरार रखी गई, तो उसके बाद आता है मर्सी पिटीशन। मर्सी पिटीशन गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट किसी के भी समक्ष लगाई जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि कौन से कानून के तहत सज़ा मिली है। अगर कोई ऐसा कानून जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर लाई करती है तो प्रेसिडेंट के पास मामला जाएगा। अगर कोई कानून ऐसा है जिस पर स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर लाई करती है तो मामला जाएगा गवर्नर के सामने। चलिए, अब मान लीजिए मर्सी पिटीशन भी रिजेक्ट हो गई, उसके बाद आता है डेथ वारंट। डेथ वारंट इशू किया जाता है जेल के सुपरिटेंडेंट को,
और जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं जब उस डेथ वारंट को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि जब उस व्यक्ति को फांसी दे दी जाती है, उसके बाद इस वारंट को वापस भेजते हैं कोर्ट के सामने। सो ये पूरा प्रोसीजर है। इस पूरे प्रोसीजर में यहाँ आ जाता है मर्सी पिटीशन, जहाँ अब पूरा मामला चल रहा है कि भाई उस व्यक्ति को, जिसे अब हमने देखा कि रिलीज किया गया, उस पूरा वो जो पूरा मैटर भी है, पेरारीवलन वाला जो मैटर है, वो यहाँ पर अटका हुआ था। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, पार्डनिंग इन इंडिया। देखिए पार्डनिंग जो है बेसिकली वो एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, यानी कि देखिए पूरे इस केस में आपने ये जो पूरा केस देखा, यहाँ पर जुडिशरी का रोल शुरू होता है, यहाँ से जुडिशरी का रोल शुरू होता है, ये सारा जुडिशरी का रोल है। अब ये सारा जुडिशरी का रोल है, उसके बाद जाके मर्सी पिटीशन का कंसेप्ट आया। क्यों? क्योंकि देखिए हम ये मान के चलते हैं कि कई बार ऐसा पॉसिबल है कि जुडिशरी भी गलत हो सकती है। ऐसे में एक व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, उसे जस्टिस मिले, सो एक सेफगार्ड के तौर पर हमने यहाँ पर मर्सी पिटीशन वाला जो कंसेप्ट है उसे यहाँ पर रखा है। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या है ये जो पार्डनिंग इन इंडिया है, वो एक बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, यानी कि वो कार्यपालिका करती है, बट इसका जो नेचर है वो क्वासी जुडिशियल नेचर का ये फंक्शन है। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। सो 72 आर्टिकल 72 में पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट दी गई है। क्या कहता है आर्टिकल 72? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कहता है जी, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट pardons etc and to suspend, remit, commute sentences in certain cases। अब इन सभी शब्दों का भी हम मतलब जानेंगे, बहुत ही आसान मतलब है। कहता है जी, the president shall have the power to grant pardons, reprieve, respite or remission of the punishment or to suspend or remit or commute the sentence of any person convicted in any of the cases or any of the offenses। कहता है जो नीचे दिए गए जो भी अब offenses की हम बात करेंगे, उनमें प्रेसिडेंट के पास पावर है टू पार्डन, रिस्पाइट एटसेट्रा। कौन से केसेस में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है? तो सबसे पहले तो कहता है जी, इन ऑल द केसेस वेयर द पनिशमेंट और द सेंटेंस इज बाय अ कोर्ट मार्शल। सो कोर्ट मार्शल जो कि हम देखते हैं कि आर्मी में अक्सर, यहाँ पे हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, वहाँ कोर्ट मार्शल होता है। सो अगर कहीं पर कोर्ट मार्शल हुआ है, कोई कोर्ट मार्शल का कोई केस है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर्स हैं। दूसरा, बी, इन ऑल द केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ relating to a matter to which executive power of the union extend। so जैसे जो केसेस में मैंने अभी कहा कि जो सेंट्रल लॉज होते हैं जिनमें यूनियन गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करती है, या कि जिनको यूनियन गवर्नमेंट लागू करती है जिन कानूनों को, उन सभी में यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर्स हैं। फिर आ जाता है इन ऑल द केसेस वेयर सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ। सो जहाँ पर डेथ सेंटेंस आ जाए वहाँ पर भी प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर है। इसी आर्टिकल का क्लॉज 3 हमें यहाँ पर पढ़ना जरूरी हो जाता है। आर्टिकल 72 क्लॉज 3 क्या कहता है जी, नथिंग इन सब क्लॉज सी, nothing in subclause C of clause 1 shall affect the power to suspend, remit or commute a sentence of death exercisable by the governor of a state under any law for the time being in force। सो यहाँ पर क्या कह दिया कि भाई हालांकि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो डेथ सेंटेंस को रिमिट या पार्डन कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो गवर्नर की पावर है वो वहाँ पर कंप्लीटली वैनिश हो जाएगी। यहाँ पर कंप्लीटली क्लियर कर दिया गया कि गवर्नर के पास भी पावर टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट अ सेंटेंस ऑफ डेथ एक्सरसाइजेबल बाय गवर्नर वो बनी रहेगी इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। सो कोई भी कानून में जो कि स्टेट लॉ होगा वहां पर गवर्नर की पावर बनी रहेगी। अब देखिए, अब ये जो शब्द हमने पढ़े, पार्डन, फिर कम्यूटेशन, रिमिशन, इनका क्या मतलब निकल कर आता है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं, फिर हम गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स पर भी आएंगे। सबसे पहली बात करी जाए पार्डन की, तो पार्डन का मतलब होता है कंप्लीटली क्षमा कर देना। आपकी केवल और केवल पनिशमेंट खत्म नहीं होती है, आपको जो आपका गिल्ट है, आपका जो क्राइम है, उससे भी एब्जॉल्व कर लिया जाता है। यानी कि जब मुझे पार्डन कर दिया जाएगा तो मैं एक ऐसी सिचुएशन में आ जाऊंगा, मान लीजिए मैंने कभी कोई क्राइम किया ही नहीं,
सो पार्डन का मतलब क्या है? रिमूव्स द सेंटेंस एंड एब्सॉल्व्स द कन्विक्ट ऑफ ऑल द गिल्ट, क्राइम और ऑब्लिगेशन और पनिशमेंट अराइजिंग आउट ऑफ कन्विक्शन। जब पार्डनिंग हो गई तो मान लो मैंने कभी कोई क्राइम किया ही नहीं था, ऐसी सिचुएशन में मैं पहुंच जाऊंगा। कॉम्यूटेशन का क्या मतलब है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ गिवन पनिशमेंट विद द लेसर फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट। अब देखिए इसमें क्या होता है, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट में बी कम्यूटेड टू सिंपल इंप्रिजनमेंट। देखिए भाई क्या होगा, मान लीजिए मुझे यहां पर 5 साल के लिए रिग्रेस इंप्रिजनमेंट मिली है, सो सश्रम कारागार मिला है। अब ये रिग्रेस इंप्रिजनमेंट को आप सिंपल इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर रहे हो, सो नेचर ऑफ द पनिशमेंट जो है वो आपने लाइट कर दिया। एक तरफ तो क्या था कि मेरे को रिग्रेस इंप्रिजनमेंट थी, मुझे यहां पे सश्रम कारावास था, अब आपने उसे सिंपल बना दिया, सो लेसर इंप्रिजनमेंट हो गए। फिर कहते हैं जी रिमिशन। रिमिशन का क्या होता है? टू रिड्यूस द पीरियड ऑफ द सेंटेंस। अब देखिए यहां पर कम्यूटेशन में तो क्या हुआ था, आपने नेचर ऑफ द सेंटेंस चेंज किया था। रिमिशन आपने क्या कर दिया, पीरियड ऑफ द सेंटेंस चेंज कर दिया, बट यहां पर नेचर में कोई बदलाव नहीं आता है। सो नेचर में क्या है, कोई बदलाव नहीं आता है। अगर मुझे रिग्रेस इंप्रिजनमेंट पहले मिली हुई थी 5 साल की, अगर मैं यहां पर मेरी वो पनिशमेंट को रिमिट किया जाता है, रिमिशन किया जाता है, तो वो रिग्रेस इंप्रिजनमेंट अब 5 साल से घटाकर 3 साल या 2 साल की रिग्रेस इंप्रिजनमेंट की फॉर्म में मुझे दी जाएगी। सो नेचर जो है वो रिमिशन में चेंज नहीं होता है। रिमिशन में क्या चेंज होता है? पीरियड ऑफ द पनिशमेंट या सेंटेंस यहां पर चेंज होता है। फिर हम बात करते हैं रिस्पाइट की। कहता है जी अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। देखिए कई बार हमें देखने को मिलता है कि जो कन्विक्ट होता है उसके साथ स्पेशल सर्कमस्टांसेस जुड़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कई बार हमें देखने को मिलता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग होता है जो कन्विक्ट है, या फिर कई जो महिलाएं होती हैं कन्विक्ट होती हैं, वहाँ पर प्रेगनेंसी जैसे केसेस आ जाते हैं, या फिर जो फिजिकल डिसेबिलिटी है वैसे केसेस आ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में जब आप ऐसे स्पेशल केसेस में जब आप लेसर सेंटेंस देते हो तो वहाँ पर क्या हो गया, उसे हम बोल देते हैं रिस्पाइट। रिप्रीव का क्या मतलब होता है? रिप्रीव का मतलब होता है टेम्परेरीली हमारी जो सज़ा है उसे उसकी एग्जीक्यूशन पर स्टे लगा देना। सो कहता है जी टू स्टे द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस फॉर अ टेम्परेरी पीरियड द एग्जीक्यूशन में बी स्टेड टू सीक पार्डन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। अब ये जो रिप्रीव होता है ये बेसिकली कहाँ लगाया जाता है? तो देखिए जनरली क्या होता है, जनरली ये जो हमने स्टेज देखी कि भाई अब क्यूरेटिव पिटीशन भी जो है यहाँ पर हमारी खारिज हो चुकी है। अब मुझे पता है कि फटाफट से डेथ सेंटेंस का जो मेरा वारंट है वो इशू हो जाएगा, क्योंकि उसकी डेट आती जा रही है। जो कोर्ट ने मेरी डेथ सेंटेंस की सज़ा मुकर्रर की थी उसकी डेट बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। मान लीजिए आज मेरी क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हुई, 1 हफ्ते के बाद मुझे यहाँ पर फांसी पे लटका दिया जाएगा। ऐसे में मेरे पास कोई समय ही नहीं बच रहा है कि मैं प्रेसिडेंट के पास जाके मर्सी पिटीशन फाइल करूं। तो मैं सबसे पहले मर्सी पिटीशन में भी क्या लिखूंगा, मैं रिप्रीव चाहूंगा कि भाई पहले तो ये जो मेरी डेथ सेंटेंस है वो रोक दी जाए, टेम्परेरीली रोक दी जाए, ताकि मैं अपनी मर्सी पिटीशन को यहाँ पर प्रेसिडेंट के सामने लेके जा सकूं। या फिर कई बार क्या होता है कि हाई कोर्ट ने कोई सज़ा मेरी पास कर दी, डेथ सेंटेंस, उसके बाद मेरे पास बहुत ही कम समय बचता है कि मैं एसएलपी या फिर रिव्यू पिटीशन या फिर क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर सकूं, क्योंकि मेरी जो डेथ सेंटेंस की जो डेट है, एग्जीक्यूशन की जो डेट है वो बहुत ही पास होती है। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे रिप्रीव लूँगा, यानी कि अपनी जो सज़ा है उस पर एक टेम्परेरी स्टे लगवाऊंगा। उसके बाद जाकर मैं अपने फर्दर जो लीगल रेमेडीज़ मेरे पास बचती हैं वो उसके लिए मैं जाऊँगा। चलिए सो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर ये हमने सभी शब्दों का मतलब समझा, अब हम गवर्नर की पावर्स को समझते हैं। सो 161 आर्टिकल 161 में यहाँ पर पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन एटसेट्रा दी गई है। क्या कहता है जी, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्रीव, respite or remission of punishment, or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to matters to which the executive power of state extends। so कौन से मैटर्स में यहाँ पर गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड हो गई? ऐसे सभी मैटर्स में जहां पर स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है एक्सटेंड होती है। सो जो ऐसे सभी कानून जिनको स्टेट गवर्नमेंट लागू करती है, जिसको लागू करने की क्षमता या पावर दी गई है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, उन सभी केसेस में जो गवर्नर है उनकी यहाँ पर पार्डनिंग पावर एक्सटेंड होती है। अब एक चीज़ यहाँ पर जो मारू राम वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया में, यूनियन ऑफ इंडिया में कही गई थी, 1980 का ये केस है।
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पर ये डिक्लेयर किया गया था कि जो गवर्नर है या फिर जो प्रेसिडेंट हैं, दे डू नॉट एक्सरसाइज इंडिपेंडेंटली देयर पावर्स while disposing of mercy petitions or pleas for remission or commutation etc. but only on the advice of the appropriate government। अब देखिए यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया गया कि जो गवर्नर हैं या जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें इंडिपेंडेंटली काम करना नहीं होता है। हम जानते हैं कि उन्हें कैसे काम करना होता है, उन्हें एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे काम करना होता है। ये यहां पर स्पष्ट किया गया कि भाई जब आप कोई मर्सी पिटीशन आपके सामने आई है, उसे आप जब डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, तो यहां पर यह क्लियर कर दिया गया कि वो मर्सी पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करते हुए भी आपको अपने रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही काम करना होगा। यानी कि प्रेसिडेंट या गवर्नर अपनी मर्जी से कोई मर्सी पिटीशन जो है वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन पार्डनिंग पावर्स ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट की जब हम बात करते हैं, उसमें हमें दो डिफरेंस जनरली देखने को मिलते हैं। अब ये एक जो डिफरेंस है, इनमें से इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी है। देखिए सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंसेस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शल्स वेयर एज गवर्नर कैन नॉट, ये तो हमने देखा ही। दूसरा ये है कि प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंसेस वेयर एज गवर्नर कैन नॉट। अब ये बात तो ठीक है कि प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंसेस बट गवर्नर कैन नॉट। ये वाली बात जो है थोड़ा सा इस पे क्लैरिफिकेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली दी। ये पेरारीवलन वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी पे क्लैरिफिकेशन दी और क्या कहा, चलिए देखते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट वाइल रिलीजिंग पेरारीवलन यूजिंग इट्स पावर अंडर 142 रीस्टेटेड दैट द गवर्नर हैज द पावर अंडर आर्टिकल 161 टू रिमिट, कम्यूट, pardon sentences imposed under section 302 of the Indian Penal Code since the executive power of the state extends to the said provision। अब देखिए सेक्शन 302 क्या बात करता है। हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो फेमस टर्म है आईपीसी की वो 302 ही है, बिकॉज मर्डर की सज़ा इसमें दी गई है। सबसे पहली जो यहाँ पे सज़ा का जिक्र किया गया वो डेथ सेंटेंस ही है। सो बेसिकली क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई कर दिया इस केस में भी। हालांकि 2021 की भी एक जजमेंट थी, उसमें भी ये बात क्लैरिफाई की गई थी कि डेथ सेंटेंस के केस में गवर्नर जो है अपनी पावर एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि गवर्नर यहाँ पे मर्सी पिटीशन पे अपनी जो है उसे पार्डन कर सकते हैं या उसे उसके केस में डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। बट इस केस में भी यहाँ पे पेरारीवलन वाले जो केस है इसमें भी यहाँ पर क्लियर किया गया कि भाई सेक्शन 302 में जो भी सेंटेंसेस हैं उन्हें गवर्नर के पास भी पावर है टू पार्डन, कम्यूट और रिमिट करने की पावर उसमें आ जाती है। चलिए दूसरी बात यहाँ पर ये कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखिए भाई सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि देखिए जो प्रेसिडेंट है वो अपनी मर्जी से, पहली बात तो ये कि प्रेसिडेंट या कोई गवर्नर अपनी मर्जी से पार्डन नहीं करते हैं, उन्हें क्या करना होता है, एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से पार्डन करना होता है। अब क्या पार्डनिंग पावर जो है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने यहाँ पर एडवाइस दी, क्या वो फुल प्रूफ होगी, क्या उसमें कभी कोई गलती नहीं हो सकती? उसमें भी गलती हो सकती है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा, इपुरु सुधाकर केस जो था ये इंपॉर्टेंट केस है, इसमें यहाँ पर क्लैरिफाई किया और कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पर गवर्नर की पार्डनिंग पावर का भी जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। सो अगर गवर्नर ने यहाँ पर कोई मर्सी पिटीशन के ऊपर डिस्पोज करते हुए किसी को मान लो पार्डन कर दिया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो जो डिस्पोजेबल वो जो मर्सी पिटीशन पर किसी को पार्डन किया गया है वो बहुत ही आर्बिट्रेरी मैनर में किया गया है, यहाँ पर पार्डन नहीं होना चाहिए था, तो वहाँ पर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस पूरे के पूरे मामले को या फिर मर्सी पिटीशन को रिव्यू कर सकते हैं। Inordinate delay at the hands of the executive to decide the convict's mercy petition। अब देखिए मर्सी पिटीशन से जुड़ा हुआ ये तीसरा मामला है, या एक और बहुत बड़ा इशू है, वो ये है कि जब मर्सी पिटीशन दायर की जाती है उसके ऊपर फैसला लेने में गवर्नर को या फिर प्रेसिडेंट को या यूं कहें कि एग्जीक्यूटिव को काफ़ी समय लग जाता है, सालों साल उस पर डिसीजन नहीं लिया जाता है, जो कि अल्टीमेटली किसको यहाँ पे परेशान करता है, अल्टीमेटली उस व्यक्ति को परेशान करता है जिसकी मर्सी पिटीशन है। मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोई किसी केस में डेथ सेंटेंस दी जाती है, मैंने मर्सी पिटीशन दायर की,
10 साल हो गए मर्सी पिटीशन पर कोई फैसला नहीं आया। मैं हर सुबह उठकर ये सोचता हूँ कि आज मेरी मर्सी पिटीशन पर फैसला आएगा, मुझे पता चलेगा कि मुझे फांसी पे लटकाया जाएगा या मुझे माफ़ी दी जाएगी। सो आप समझो कि 10 साल अगर किसी को इंतज़ार करना पड़े, रोज़ वो व्यक्ति जीकर भी मर रहा है। ऐसी ही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही और कहा कि द फैक्ट दैट नो टाइम लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड टू द गवर्नर और प्रेसिडेंट फॉर डिस्पोजल ऑफ द मर्सी पिटीशन शुड कंपेल द गवर्नमेंट टू वर्क इन द मोर सिस्टमाइज्ड मैनर टू रिपोज द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए भाई, हम सब जानते हैं कि मर्सी पिटीशन पर कितने समय में डिसीजन लिया जाएगा प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा, उसकी कोई टाइम लिमिट दी नहीं गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई ऐसे में जब टाइम लिमिट नहीं दी गई तो आपको तो और ज्यादा यहाँ पे सिस्टमाइज्ड मैनर में बहुत ही जल्दी से इस पे फैसला लिया जाना चाहिए ताकि जनता का विश्वास आप में बन सके। कहता जी, कीपिंग अ कन्विक्ट इन द सस्पेंस विल वाइल कंसिडरेशन ऑफ हिज मर्सी पिटीशन बाय द प्रेसिडेंट फॉर मेनी ईयर्स इज सर्टेनली एन एगनी फॉर हिम और हर। इट क्रिएट्स एन एडवर्स फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑन द कन्विक्ट अंडर द सेंटेंस ऑफ डेथ। अब देखिए, वहां पर यह कहा गया कि आर्टिकल 21 का जो है वो हनन हो रहा है ऐसे व्यक्ति का, और ये हमें शत्रुघ्न चौहान की केस में देखने को मिलता है। इनफैक्ट आप देखिए 2014 में पेरारीवलन के केस में भी हमें देखने को मिला कि इनकी जो डेथ सेंटेंस थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसे कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया था। अब ये जो डेथ सेंटेंस को यहाँ पर चेंज किया गया था वो भी इसीलिए किया गया था कि इनकी जो मर्सी पिटीशन थी प्रेसिडेंट के सामने टू कम्यूट द डेथ सेंटेंस, उस पर काफ़ी समय लिया गया था प्रेसिडेंट की तरफ से डिसीजन देने में। इनफैक्ट डिसीजन से पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को स्टेप लेना पड़ा। अब हमने बात की भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए गए हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर डेथ सेंटेंस या फिर जो पार्डनिंग पावर्स दी गई हैं उनकी हमने बात की। अब इसी के साथ साथ हमें स्टैट्यूटरी प्रोविजंस भी इसी रिगार्ड में देखने को मिलते हैं CRPC में। मैं ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं जाऊँगा, बट हम कुछ आइडिया ज़रूर लेंगे कि 432, 433, 433A CRPC ये सब क्या बातें करते हैं, 435 क्या बात करता है। सो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातें हम समझ लेंगे ताकि कुछ आइडिया हमें यहाँ पर होना चाहिए। अगर हम कोई भी एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पर हमें पता हो कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है पार्डनिंग पावर्स, CRPC में भी दी गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं 432 की। CRPC क्या कहता है? द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में सस्पेंड, रिमिट अ सेंटेंस इन होल और इन पार्ट विद और विदाउट कंडीशन। सो यहाँ पर आप बिना जो अक्यूज्ड है या बिना जो कन्विक्ट है उसकी इजाज़त लिए बिना आप उसकी यहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है उसकी सेंटेंस को सस्पेंड भी कर सकती है, रिमिट भी कर सकती है। सभी जो टोटल टर्म है उसको भी सस्पेंड किया जा सकता है, रिमिट किया जा सकता है या फिर कुछ पार्ट को भी किया जा सकता है। 433 क्या कहता है? एनी सेंटेंस मे बी कम्यूटेड टू अ लेसर वन बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है एनी सेंटेंस कैन बी कम्यूटेड टू। सो अगेन जैसे कि हमने बात की थी कि भाई नेचर को चेंज किया जा सकता है, वो भी यहाँ पर 433। अगेन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब वही आ जाता है कि अगर कोई स्टेट लॉ है उस पर स्टेट गवर्नमेंट आ गई, सेंट्रल लॉ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई। सो हाउएवर 435 क्या कहता है? 435 कहता है कि कोई भी ऐसा मामला जहां पर इन्वेस्टिगेशन की गई हो CBI के द्वारा और एनी एजेंसी दैट प्रोव्ड द ऑफेंस अंडर अ सेंट्रल एक्ट, द स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑर्डर सच रिलीज ओनली इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहां पर समझ कर चलें कि कई बार, अब जैसे पेरारीवलन वाला भी जो केस था, जब इन्होंने हत्या की थी श्री राजीव गांधी की, उसके बाद पूरे मामले में CBI प्रोब होती है। CBI ने यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेशन की थी। अब ऐसे सभी मामले जहां पर CBI इन्वेस्टिगेशन करती है वहां पर स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं रह जाती कि वो खुद से किसी व्यक्ति की सेंटेंस को यहाँ पर रिप्रीव कर दे या कुछ ऐसा रिलीज कर दे। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, और स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट किए बिना, सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्ट किए बिना स्टेट गवर्नमेंट अपना अगर डिसीजन लेती है तो वो लागू नहीं होगा। ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं। इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो कंकरेंटली एक्सरसाइज द सेम पावर एज द स्टेट गवर्नमेंट टू रिमिट और सस्पेंड द सेंटेंस। अब देखिए गवर्नमेंट पार्डनिंग पावर वर्सेस 433। सबसे पहले तो 433 कहता क्या है वो जान लेते हैं। कहता है जी in cases in which the death punishment was available in law but a person was only given a life term and in cases in which the death sentence were commuted to life, such
such a prisoner cannot be released unless he has completed 14 years। अब देखिए क्या कहता है, कहता है कि देखो 432, 433 में हमने यहाँ पर केंद्र सरकार या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दे दी कि वो किसी भी प्रिजनर को रिलीज कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं उसकी सेंटेंस को, ये हमने पावर दी। बट कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दी जा सकती थी, लेकिन उसे डेथ की जगह हमने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी। कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दी गई थी, उसके बाद उसे हमने यहां पर चेंज करके क्या कर दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया। ऐसे सभी केसेस में जहां डेथ सेंटेंस संभव थी या जहां डेथ सेंटेंस एक्चुअल में दी गई थी, ऐसे सभी केसेस में उस प्रिजनर को तब तक जेल से रिहा नहीं करा जाएगा जब तक वो प्रिजनर कम से कम 14 साल जेल में ना रह ले। सो ये 433A में कहा गया है। अब ये जानने के बाद हमें ये समझने को मिलता है कि भाई 433A में जो बात कही गई है वो तब लागू होती है जब स्टेट गवर्नमेंट किसी प्रिजनर को रिहा कर रही हो। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ना रिहा कर रही हो, बल्कि प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 या फिर गवर्नर अंडर आर्टिकल 161 कोई मर्सी पिटीशन के ऊपर कार्रवाई कर रहे हो, तो ये जो 14 साल वाली कंडीशन है ये लागू नहीं होती। मैं दोबारा बोलता हूं कि एक तो हो गया कि आपने 432 या 433 के तहत यहां पे सीआरपीसी में डिसीजन लिया और कहा कि भाई हम आपको रिहा कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कुछ भी। तो ऐसे केसेस में तो आप देखोगे कि भाई किसी को डेथ सेंटेंस मिल सकती थी लेकिन उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली, तो ऐसे प्रिजनर को कम से कम 14 साल का इंतजार करना होगा, उसके बाद आप 432 या 33 में आप इसको छोड़ सकते हो। बट जहां पर हम बात कर रहे हैं मर्सी पिटीशन की, और जहां पर कोई व्यक्ति अंडर आर्टिकल 72 या तो प्रेसिडेंट के पास गया है या फिर 161 में किसके पास गया, गवर्नर के पास गया है, ऐसे सभी केसेस में 14 साल का इंतजार करने का कोई यहाँ पर वो नहीं रह जाता है। यहाँ पर स्पष्ट किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2021 में ही स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस बिट्टू की ये जजमेंट है, उसमें ये स्पष्ट किया गया कि ऐसे सभी केसेस में 14 ईयर्स का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट या फिर आर्टिकल 161 में गवर्नर से मर्सी पिटीशन डिस्पोज ऑफ की जा रही है तो 14 ईयर्स का इंतजार नहीं किया जाएगा अंडर 433A। उससे पहले भी उस व्यक्ति को यहां पर रिहा किया जा सकता है, पार्डन किया जा सकता है। सो ये है 433A। कहता है जी इवन दो, अब देखिए सवाल ये उठता है कि 432, 433, 433A, 435 इन सभी जो सीआरपीसी की प्रोविजंस में यहां पर पार्डनिंग पावर्स दी गई हैं, और 72 और 161 में इनमें जो पार्डनिंग पावर्स दी गई हैं, क्या ये वन एंड दी सेम है? तो जवाब है नहीं। जो 432, 433 एटसेट्रा सीआरपीसी में दी गई हैं, ये स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, यानी कि ये एक कानून में लिखी गई हैं। 72, 161 ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अब यहीं से अंतर बड़ा हो गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होने की वजह से इनके मायने ज़्यादा हैं। एक चीज़ को समझकर चलें कि सीआरपीसी में जो पावर दी गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है या स्टेट गवर्नमेंट को दी गई। सो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कर रही है, गवर्नर उस पर कंकर करे ना करे इनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि भाई जब हम बात करते हैं 72 की, जब हम बात करते हैं 161 की, तो वहाँ पर यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है। देखो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि भाई देखो इस पे साइन तो गवर्नर ने करने हैं बट एडवाइस पे ही करने हैं। हालांकि चलेगी यहाँ पर भी गवर्नमेंट की ही, यानी कि 72 या 161 के केस में भी चलनी किसकी है, गवर्नमेंट की ही चलनी है। बट कहते हैं कि जी क्योंकि यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं और यहाँ पर जो गवर्नर हैं उनको भी हमें सेटिस्फाई करना चाहिए, इन द सेंस कि गवर्नर की भी राय लेनी चाहिए और या प्रेसिडेंट की भी राय लेकर उनके डेरोगेशन या उनके अगेंस्ट जाकर ये ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। सो ये बात यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इन मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये बात स्पष्ट की गई कि 432, 433 ऑफ द कोड आर नॉट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ आर्टिकल 72 एंड 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट अ सेपरेट दो सिमिलर पावर। सो ये दोनों पावर्स अलग अलग हैं। एक तरफ तो सीआरपीसी की जो 432, 433 की हम बात करते हैं, ये कंप्लीट स्टेट डिस्क्रिशन है, स्टेट अपनी मर्जी से जो करती है करे, गवर्नर या प्रेसिडेंट यहाँ पे खुश हो ना खुश हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम 72 और 161 में ये पावर गवर्नमेंट को नहीं गवर्नर को मिली हुई है। वो बात अलग है कि गवर्नमेंट
जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो है मारू राम के केस में कह दिया कि जी इस केस में भी गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास अपनी खुद की कोई डिस्क्रिशन है ही नहीं, उन्हें यहाँ पर भी किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करना है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो यहाँ पर ये बात हमें देखने को मिलती है। आई होप कि आपको ये मैटर क्लियर हुआ होगा। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।